नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। प्रश्नों को सॉल्व करने की श्रृंखला में हम लोग विश्व भूगोल के अंतर्गत प्रश्नों को क्विक रिवीजन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने उद्योग, कृषि, व्यापार एवं क्षेत्रीय संगठनों से प्रश्न सॉल्व किए थे। तो क्षेत्रीय संगठन में हमने 6 नंबर प्रश्न तक सॉल्व कर लिया था। अब 7 नंबर प्रश्न से हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो ये सभी प्रश्न जो आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, चाहे वो आपका यूपी पीजीटी की जिसकी परीक्षा आपको 17 अगस्त को होनी है, उसके अलावा आपकी जो परीक्षा होनी है यूपी जीआईसी की, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ की, सभी में उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो जो अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा देश यूरोपीय समुदाय में शामिल नहीं है, ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रांस, इटली, यूनान और स्विट्जरलैंड। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका हो गया स्विट्जरलैंड। अब आपको बताते चलें, यूरोपीय संघ की जब स्थापना हुई थी तो उस समय 6 मूल देश थे। कौन कौन से थे? बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड तथा तत्कालीन पश्चिमी जर्मनी। अगला जो आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क देश नहीं है। तो सबसे पहले सार्क का फुल फॉर्म आप बताइए क्या है? आपका है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऑप्शन दिए हुए हैं भूटान, चीन, मालदीव, नेपाल। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका चीन। तो अभी वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं सार्क में? वो हैं टोटल आपके 8 सदस्य। कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ की स्थापना कब हुई। तो उसकी स्थापना हुई थी 3 मई 1960 को। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का सदस्य नहीं है। तो आपको बताते चले कि जो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ है उसकी स्थापना 1960 में हुई थी, जिसमें स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ। उसी समय पश्चिमी यूरोप के 7 देश ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विट्जरलैंड तथा यूनाइटेड किंगडम द्वारा की गई थी। अब इसमें जो है क्या है, संघ में बाद में फिनलैंड 1961 में आया, आइसलैंड 1970 में आया और लिechtenstein जो है 1991 में बना, मतलब इसका सदस्य बना। और 1971 में यूके और डेनमार्क तथा डेनमार्क ने 1986 में, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया 1995 में, फिनलैंड और स्वीडन इस संघ से बाहर हो गए। मतलब कि पहले इतने सदस्य बने, उसके बाद 1971 में यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, 1986 में पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, 1995 में फिनलैंड, स्वीडन इससे बाहर हो गए। तो इस वर्तमान में इसके जो संघ के 4 सदस्य देश हैं, कौन कौन से हैं? वो आपके आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। तो ये जो विकल्प दिए हुए हैं उनमें से नहीं था, तो आपका ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया था। अगला प्रश्न जो है वो सब अब परिवहन से है। तो परिवहन से जो प्रश्न पूछे गए उनको हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं कि पनामा नहर जोड़ती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको मालूम है कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि जर्मनी में उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को निम्न में से कौन सी नहर जोड़ती है। ऑप्शन दिए हैं गोटा नहर, कील नहर, उत्तरी सागर नहर, न्यू वाटरवे। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कील नहर। कील नहर जो है क्या है, यह 97.6 किलोमीटर लंबी है तथा 12 मीटर चौड़ी है और इससे 400 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से उनको सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ जो है महासागरीय जलमार्ग हैं, ओशियानिक रूट्स हैं और दूसरी तरफ बंदरगाहों के नाम हैं। तो पनामा नहर किससे जुड़ा हुआ है वो आपको सोचना है। तो पनामा नहर आपका किससे होगा? कोलन से होगा। मलक्का जो है आपका कहाँ पे होगा? वो आपका जो सही है वो शायद सिंगापुर आपका सही होगा बंदरगाह। और आगे देख लेते हैं कि प्रशांत महासागरीय है और कौन सा है, वो सभी देख लेते हैं तब मिलाते हैं। फिर उसके बाद उत्तरी अटलांटिक सागर दिया हुआ है, तो आपको जो मिलाना है वो आपको बता देता हूँ कि पनामा आपका कोलन हम बता ही चुके हैं, फिर उसका मलक्का आपका सिंगापुर बता चुके हैं, प्रशांत महासागरीय आपका वैंकूवर है और उत्तरी अटलांटिक आपका मैनचेस्टर है। तो आप आसानी से लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी समुद्रगत सुरंग कौन सी है। ऑप्शन दिए हुए हैं चीन को हैनन द्वीप से, चीन तथा हांगकांग को, हैकिडो को होन्शु से, मलाया प्रायद्वीप को सुमात्रा से। तो आपका जो सही उत्तर है वो हैकिडो को होन्शु से जोड़ती है।
और अगला प्रश्न है जो हम लोग देख लेते हैं कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन क्या है? तो आप कक्षा 5 से ही पढ़ते आते हैं, तो आपका है जल परिवहन। अगला प्रश्न है कि आप बताइए कि रूसी फेडरेशन में अच्छे बंदरगाहों का अभाव है। कारण दिया हुआ है कि उसकी कोई भी सीमा किसी महासागर को स्पर्श नहीं करती है। तो आपका जो पहला है वो सही है, लेकिन दूसरा आपका गलत है, क्योंकि रूसी फेडरेशन की सीमाएं महासागरों से तो लगती ही हैं, उत्तर में भी लगती है, पूर्व में भी लगती हैं, और जो अंतःसागरीय भाग हैं उनमें से भी लगती हैं। तो आपको बताते चलें कि इसकी सीमाएं जो लगती हैं वो आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, बाल्टिक सागर के साथ साथ जो है आनंद महासागर से भी जुड़ी हुई हैं, बाल्टिक सागर के सहारे। अगला जो प्रश्न हम लोग हैं देख लेते हैं कि संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका सही उत्तर है न्यूयॉर्क। और वर्तमान में जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है आपका चीन का निंगबो झोउशान, जो कि आपका जो है चीन के पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है सिंगापुर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे विश्व की कहवा पत्तन के रूप में जाना जाता है? तो आपका सैंटोस है, जो कि ब्राजील का एक बंदरगाह है जिसे कहवा बंदरगाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से विश्व का कहवा बंदरगाह किसे कहा जाता है? आपको मालूम ही है, पहले से ही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा नगर बंदरगाह नहीं है? तो सिंगापुर जो है एक बंदरगाह नहीं है, ठीक है। और आपको बताते चले कि सिंगापुर एक देश है, जबकि बंदरगाह तो मतलब सिंगापुर बंदरगाह के रूप में भी है और देश के रूप में भी है। तो केपटाउन, कोलंबो और फिलाडेल्फिया मेनली बंदरगाह के पर्पज से यूज होते हैं। अगला जो प्रश्न है कि कौन सा पत्तन पोत निर्माण से संबंधित है? ऑप्शन दिए हैं विशाखापट्टनम, पारादीप, कोचीन और हल्दिया। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है क्या? वो आपका है कोचीन, जहां पर कोचीन शिपयार्ड की स्थापना 1965 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि विश्व में सड़क मार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला देश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है? ऑप्शन दिए हैं अफ्रीकी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियाई अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, कनाडियन पैसिफिक रेलवे मार्ग और चौथा है ट्रांस साइबेरियन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जिसकी जो है आपका लंबाई है वो आपकी 9332 किलोमीटर है, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग, जिसे लेनिनग्राड कहते हैं, से व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर स्थित नहीं है? ऑप्शन दिए हैं लेनिनग्राड, मॉस्को, इर्कुत्स्क और उसके बाद मिन्स्क। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मिन्स्क। तो ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पे कौन कौन से प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं? उनमें से मॉस्को, येकतेरिनबर्ग, किरोव, चिता, उलान उड़े, ओमस्क, नोवोसिबिर्स्क, इर्कुटस्क इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है कि इंडोनेशिया में वायु परिवहन की व्यापकता से संबंधित कौन सा सत्य कथन नहीं है? ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर वायु परिवहन अधिक प्रचलित है, दूसरा है यह स्थल परिवहन सुविकसित नहीं है, तीसरा यहाँ लोग अधिकांशतः उद्योग व्यापार में संलग्न है, और चौथा है आपका यहाँ पे वायुयान द्वारा पुष्पों का निर्यात होता है। तो 3 नंबर प्रश्न आपका सही नहीं है, क्योंकि ये उद्योग प्रधान देश ना होकर के कृषि प्रधान देश है। अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ? ऑप्शन दिए पश्चिमी यूरोप, मध्य एशिया, तीसरा है आपका उत्तरी यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पश्चिमी यूरोप। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जलमार्ग विश्व का महत्वपूर्ण सामुद्रिक जलमार्ग है? तो महत्वपूर्ण आपका कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, जो कि दुनिया के विकसित देशों के समूहों को जोड़ता है, उत्तरी अमेरिकी भाग और पश्चिमी यूरोपीय भाग। अगला प्रश्न है कि सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है? तो आपका सही उत्तर है उत्तरी अटलांटिक मार्ग। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण महासागरीय मार्ग कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं स्वेज नहर से होकर अंध महासागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर मार्ग, दूसरा है केप हॉर्न से होकर अंध महासागर, हिंद महासागर मार्ग, तीसरा है यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग, और चौथा है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट यूरोप मार्ग पनामा नहर से होकर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका 3 नंबर है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग। अगला जो प्रश्न है कि स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन सागरों को जोड़ता है? तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है आपको मालूम है? बताइए। वो आपका लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है।
अब सुएज नहर के बारे में आप समझ लीजिए कि सुएज नहर का जो निर्माण है वो 1854 में प्रारंभ हुआ, जो कि 1869 में पूर्ण हुआ, और इसकी जो लंबाई है वो 168 किलोमीटर, गहराई लगभग में 16.5 मीटर और चौड़ाई आपकी 365 मीटर है। अब आपका सुएज नहर से संबंधित अभी हाल ही में सुएज नहर में एक जलयान फंस गया था, तो सुएज नहर चर्चा का विषय बना रहा, समसामयिक मुद्दा बना रहा है, तो सुएज नहर से प्रश्न पूछा जाना स्वाभाविक बनता है, हो सकता है प्रश्न आपसे पूछा जाए। अगला है कि सुएज नहर मिलाती है, तो सुएज नहर आपको जो मिलाती है वो आपको मिलाती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला है सुएज नहर किसको मिलाती है, वो भी आपका लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। सू नहर जोड़ती है, ऑप्शन दिए हुए हैं मिशिगन ह्यूरन, सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरन इरी ह्यूरन या ह्यूरन सुपीरियर, तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका ह्यूरन और सुपीरियर है। अगला प्रश्न है कि वोल्गा जलमार्ग वोल्गा डान नहर द्वारा किस सागर से जुड़ा हुआ है, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर या प्रशांत महासागर, तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है काला सागर से जोड़ता है। अगला जो प्रश्न आपका है वो हम लोग देख लेते हैं, क्या पूछा गया है कि आप बताइए कि अब विषय क्षेत्र, जो भूगोल का विषय क्षेत्र है वैश्विक, उससे जो प्रश्न है बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आपसे पूछा गया कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ऑप्शन दिए तो आपका इराटोस्थेनीज है, वास्तव में जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका इक्रेटियस को, लेकिन इक्रेटियस ऑप्शन नहीं, तो आपको इराटोस्थेनीज उत्तर लगाना है। इराटोस्थेनीज ने ही सबसे पहले भूगोल शब्द दिया, और जिसे अंग्रेजी में क्या है, ज्योग्राफिया। अगला प्रश्न है कि वह भूगोल का पिता कहा जाता है जिन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया, तो इस तरह से थोड़ा घुमा के प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आपका इराटोस्थेनीज हो गया। अगला प्रश्न है कि भूगोल शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, तो उत्तर आपका सेम है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द, देखिए कई बार आपसे पूछा जा चुका है, तो आप उत्तर सही लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का जनक माना जाता है, ऑप्शन दी हुए रेडजल, मार्थे, हेटनर और इराटोस्थेनीज, तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है हेटनर। अब जो है आपको बताते चले कि हार्टसोन महोदय ने क्षेत्रीय विभेदीकरण या विशिष्टीकरण का अध्ययन कर एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने इन चीजों को इंगित किया, उसका नाम था नेचर ऑफ ज्योग्राफी, जो कि 1939 में प्रकाशित हुई थी। और हार्टसोन ने हेटनर से प्रेरित होकर ये किया था। एक क्षेत्र में व्याप्त अनूठेपन अथवा विशिष्टता उसे दूसरे क्षेत्र से भिन्न व्यक्तित्व प्रदान करती है, और इसी संकल्पना को क्षेत्रीय विभेदीकरण या विशिष्टीकरण या एरियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को निम्नलिखित में से कहा जाता है, ऑप्शन दिए अपवादवाद, क्षेत्रीय अध्ययन, क्रमबद्ध भूगोल, प्रादेशिकतावाद, तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है क्षेत्रीय अध्ययन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल के चिंतन फलक या पैराडाइम के सही अनुक्रम को व्यक्त करता है, ऑप्शन दिए भूतल, भूदृश्य, भूविन्यास, भूतंत्र। दूसरा है भूदृश्य, भूतल, भूविन्यास, भूतंत्र। तीसरा है भूदृश्य, भूतल, भूतंत्र, भूविन्यास। और चौथा है भूतल, भूविन्यास, भूदृश्य और भूतंत्र। तो आपका जो सही उत्तर है वो सबसे पहले आपका भूतल है, फिर भूदृश्य है, फिर भूविन्यास, फिर भूतंत्र है। तो सबसे बड़ा आपका जो है क्या है, भूतंत्र है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक कभी नहीं रहा, ऑप्शन दिए भूतल का विवरण, दूसरा है प्रकृति मानव के बीच अंतर संबंध, तीसरा है औपनिवेशीकरण एवं नगरीकरण, और चौथा है आपका क्षेत्रीय विभेदीकरण। तो आपका जो औपनिवेशीकरण और नगरीकरण है ये भूगोल का कभी भी कोई पैराडाइम नहीं रहा है। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल की शाखा है, ऑप्शन दिए जनसंख्या, अधिवास, भूआकृति विज्ञान, कृषि। तो भूआकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी भौतिक भूगोल की एक शाखा है, जबकि तीनों जो शेष हैं वो मानव भूगोल की शाखा है। अगला है कि प्राणी भौगोलिक प्रदेशों के विभाजन का श्रेय जाता है, ऑप्शन दिए वल्लास, डार्विन, न्यूबिगेन या लिनियस। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है वल्लास। और उन्होंने जो विभाजित किया था पूरी दुनिया को वो 6 भागों में किया था। कौन कौन से 6 भाग थे, वो है आपके पूरा आर्कटिक, नूतन आर्कटिक, इथोपियन, प्राच्य, ऑस्ट्रेलियन, नवायनवर्ती। तो अगला जो प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप किस प्राणी औद्योगिक प्रदेश में आता है, तो आपका जो आता है वो आपका आता है ओरिएंटल में या प्राच्य वाले में, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि पार्थिव एकता सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या है, ऑप्शन दिए हैं भौगोलिक विकास, भौगोलिक एकता, भौगोलिक परिवर्तन या आपका भौगोलिक स्वतंत्रता। तो आपका सही उत्तर है भौगोलिक विकास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता है, तो आपका सही उत्तर है कार्ल सावर, जो कि बर्कले स्कूल से संबंधित थे, और उन्होंने जो बुक लिखी थी मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, और भी उन्होंने काफी कुछ काम किया था। अगला जो प्रश्न है कि
हम्बोल्ट ने अपने भौगोलिक अध्ययन में निम्नलिखित में से किसको वरीयता प्रदान की? ऑप्शन दिए हुए हैं क्रमबद्ध भूगोल को, प्रादेशिक भौतिक या मानव भूगोल को। तो आपका सही उत्तर है क्रमबद्ध भूगोल को। अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल शाखा है। ऑप्शन दिए हैं प्रादेशिक भूगोल की, विश्व भूगोल की, क्रमबद्ध भूगोल की या आर्थिक भूगोल की। तो आपकी जो सही उत्तर है वो आपका है क्रमबद्ध भूगोल की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का मौलिक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन दिए हैं अंतर संबंध का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, विशिष्ट जीवन पद्धति का सिद्धांत या नौमालथस का सिद्धांत। तो आपका सही उत्तर है नौमालथस का सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल की नींव रखी है? ऑप्शन दिए हुए हम्बोल्ट, रीटर, उसके बाद आपका जो है रेडजेल या हैटनर। तो आपका सही उत्तर है आपका रेडजेल। रेडजेल ने ही जो दो प्रमुख किताबें लिखी, कौन कौन सी? एंथ्रोपोजोग्राफिया जो कि 1882-1891 में प्रकाशित हुई, उसके बाद राजनीतिक भूगोल। तो राजनीतिक भूगोल का प्रकाशित हुई उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? तो आपका फ्रेडरिक रेडजेल हो गए। अगला प्रश्न फिर आपसे मानव भूगोल का जनक पूछा था, बहुत बार पूछा था, तो आपका हो गया रेडजेल। अगला प्रश्न है कि विडाल डी लाप्लास को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए राजनीतिक भूगोल के संस्थापक रूप में, भौतिक भूगोल संस्थापक के रूप में, मानव भूगोल संस्थापक के रूप में और गणितीय भूगोल। तो ये भी मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ह्यूमन ज्योग्राफी और उसमें उन्होंने वर्णित किया था भूगोल का लक्ष्य और उद्देश्य। दूसरा स्थलीय इकाइयों का सिद्धांत, तीसरा मानव पर्यावरण की अवधारणा, चौथा सभ्यता का प्रतिरूप, चौथा पांचवा भ्रमण अर्थात परिवहन और छठा जो उन्होंने किया था वो इतिहास, सांस्कृतिक क्षेत्र और नगर। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डाली। ऑप्शन दिए हैं जीन ब्रोन्स ने, डिमांजिया ने, पर पिल्लो ने या विडाल डी लाप्लास ने। तो आपका सही उत्तर है विडाल डी लाप्लास। अगला प्रश्न है आपका कि फ्रांस में आधुनिक भूगोल के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपका विडाल डी लाप्लास। अब आपको बताते चले कि आप जल्दी से क्विक रिवीजन कर लीजिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल रिवीजन है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना, क्योंकि इसके पहले बहुत से पेपर्स जो पुराने सॉल्व किए गए हैं उनमें बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिसकी अलग अलग प्ले लिस्ट बना के डाली गई है, चाहे वो यूपी टीजीटी की हो या यूपी पीजीटी की हो या सभी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, चाहे वो किसी भी कमीशन के थ्रू किए गए हों ओवरऑल इंडिया से, चाहे सीजीपीएससी हो, आरपीएससी हो या फिर एमपीपीएससी हो या यूपीएचईएससी हो या यूपीजीडीसी हो, किसी की भी जो भी परीक्षा हुई है सभी के ओल्ड पेपर्स अपलोड हैं, तो उन पे एक्सप्लेन भी किया गया है, आप उनको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संकल्पनाओं और सिद्धांतों से, कि कौन सी संकल्पनाएं किसने दी और कौन से सिद्धांत हैं। तो आपका जो पहला है कि निश्चयवाद की अवधारणा का श्रेय किसे जाता है? तो आपका जो दिए गए विकल्प में आपका हिप्पोक्रेटस को दिया जाता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाद का प्रबल समर्थक है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं हंटिंगटन, हेटनर, सावर और अनुचिन। तो निश्चयवाद के जो प्रबल समर्थक थे वो आपके हंटिंगटन थे। अब हंटिंगटन ने ही 1915 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, या सभ्यता या जलवायु। ठीक है। और उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा था कि मानव सभ्यताओं का विकास उत्साहवर्धक मौसम के क्षेत्र में ही हो सकता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। क्या पूछा गया कि ग्रिफिथ टेलर का संबंध था? ऑप्शन दिए हुए संभववाद से, नौ निश्चयवाद से, प्रसंभववाद से या निश्चयवाद से। तो आपका सही उत्तर है आपका नौ निश्चयवाद या रुको और जाओ नियतिवाद से संबंध था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अध्ययन विधियों में से कौन सा विधि कार्ल रिटर को मान्य नहीं थी? ऑप्शन दिए हुए हैं निगमनात्मक, आगमनात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक। तो आपका जो उनको मान्य नहीं था वो आपका था आगमनात्मक। आगमनात्मक के जो समर्थक थे वो आपके थे हम्बोल्ट महोदय। कार्ल रिटर ने भौगोलिक अध्ययन के लिए जिन विधियों का उपयोग किया वो थी निगमनात्मक विधि, आनुभविक विधि, तुलनात्मक विधि, ऐतिहासिक विधि, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि और मानचित्रण विधि। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ भूगोलविदों के नाम दिए हुए तथा वो किस राष्ट्र से संबंधित थे वो दिए। तो रेडजेल आपको मालूम कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। एलन चर्चिल सैंपल आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका की थी। डटले स्टाम्प आपके ब्रिटेन के थे और ब्लास महोदय आपके फ्रांस के थे। तो आप इनको आसानी से लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित है, मतलब कि एक तरफ विद्वानों के नाम दिए तथा दूसरी तरफ उनसे संबद्ध देशों के नाम दिए। तो एलन चर्चिल सैंपल के सामने ब्रिटेन दिया है, तो ये आपका गलत है। अभी हमने बताया कि चर्चिल सैंपल जो है वो अमेरिका की थी। कार्ल सावर संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है, ये आपका सही है, जो कि कार्ल सावर बर्कले स्कूल से संबंधित थे। डेविस जो है जर्मनी दिया है, जबकि डेविस जो है आपके कहाँ के थे? आपके अमेरिका के थे। पीटर हैगेट आपका फ्रांस दिया है, तो पीटर हैगेट जो है आपके ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ सूची 1 में मानव पर्यावरण संबंध दिए तथा दूसरी तरफ भूगोलवेत्ताओं के नाम दिए हैं। तो संभववाद आपका जो है ब्लास से हो जाएगा। निश्चयवाद आपका जो है वो आपका
रेडजल से हो जाएगा। वैज्ञानिक निश्चयवाद जो है आपका वो ग्रिफिथ टेलर से हो जाएगा, और क्रियात्मक संभववाद जो है आपका जॉर्ज स्टैथम से हो जाएगा। तो आप इनको आसानी से लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भूगोल में द्वैतवाद की अवधारणा का सर्वप्रथम जन्मदाता कौन है, तो वो आपके वारेनियस है, इनको मैं आपको बता चुका हूँ। अगला जो प्रश्न है आपका कि आपसे पूछा गया है, हाँ, तो आप ये भी जान लीजिए कि क्रमबद्ध भूगोल का जो जनक है वो आपको वारेनियस को कहा जाता है, और उन्होंने ही सबसे पहले क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल की द्वैधता डायकोटोमी डाली थी। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि भूगोल की प्रकृति में द्वैतवाद निम्न में से किसमें है? ग्रामीण नगरीय भूगोल में, आर्थिक एवं संसाधन भूगोल में, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल में, प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल में। तो आपका जो सही उत्तर हो आपका है प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल में। तो जो द्वैतवाद भूगोल में दिखने को मिलता है वो मुख्यतः चार उसमें मिलता है। कौन कौन से? सामान्य भूगोल जिसे व्यवस्थित भूगोल भी कहते हैं एवं प्रादेशिक भूगोल में। दूसरा भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल में देखने को मिलता है। तीसरा है ऐतिहासिक भूगोल और समकालीन भूगोल में मिलता है। चौथा आपका औपचारिक स्थलीय स्थितियां एवं फल सूचक कार्यफलक स्थितियों पर देखने को मिलता है। अगला पूछा गया कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? एक तरफ जो है प्रमुख जो है कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं तथा दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक के नाम दिए। तो नियतिवादी जो जुड़े हुए थे वो हंटिंगटन आपका सही है। फेब्रे आपके संभववाद से संबंधित थे। नवनियतिवाद से टेलर संबंधित थे। अल्फ्रेड हेटनर आपके पर्यावरण कारकवाद से संबंध नहीं थे, जबकि ये नियतिवाद से संबंध थे, और इन्होंने जलवायु को जो है फैक्टर माना है, और साथ में जो है ये कोरोलॉजी को ज्यादा सपोर्ट करते थे, मतलब प्रादेशिक भूगोल को ज्यादा सपोर्ट करते थे। अगला जो प्रश्न है आपका कि वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि किसमें लिखा है कि मानव जो है भूतल की उपज है? तो ये आपका सैंपल महोदय ने कहा था। अगला प्रश्न है कि भूगोल में संभववाद या पॉसिबिलिज्म की विचारधारा का जन्म और विकास किस देश में हुआ? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन। तो आपका जो सही उत्तर आपका है फ्रांस। अगला जो प्रश्न है आपका कि किस विचारधारा के अंतर्गत सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझा गया और जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित था? तो आपका जो सही उत्तर हो आपका है नियतिवाद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नियतिवादी विचारधारा का प्रबल समर्थक नहीं था? तो आपके थे वो कौन से? ब्लास जो कि संभववादी थे, जबकि सैम्पुल, हम्बोल्ट और रिटर नियतिवादी थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पेज की संकल्पना वाइडर डे लाब्लास तो उन्होंने दी थी। रुको और जाओ निश्चयवाद आपका ग्रिफिथ टेलर का था, ये भी सही है। लेवेंसराम आपका जो है फ्रेडरिक रेडजल, ये भी सही है आपका। लेकिन व्यवहारवाद जो है इमैनुअल कांट का नहीं था, जबकि व्यवहारवादी जो अप्रोच है जो लाए थे वो विलियम किर्क लाए थे, और 1960 में व्यवहारवाद को जो है ज्यादा प्रयास किया वोल्पर्ट महोदय ने। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं कि मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है? तो वर्तमान में आपकी नौ निश्चयवाद प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी-कभी जीव भौतिक वातावरण से निर्धारित होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। ये आपका सिद्धांत जो है नियतिवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि प्रवसन से संबंधित गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत निम्न में से किस विद्वान द्वारा दिया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं। एवरेस्ट ली, रेवेनस्टीन, जेलेंस्की या बोरो द्वारा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है जेलेंस्की द्वारा। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं, उसको जानने के पहले कुछ और फैक्ट हैं कि प्रवास संबंधी जो नियम का निर्धारण सर्वप्रथम किया था वो रेवेनस्टीन ने किया था, और प्रवास का जो गुरुत्व मॉडल है वो रैली द्वारा किया गया। उसके बाद प्रवास का न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जो है जेके जिफ द्वारा दिया गया, और प्रवसन संबंधी अंतराली अवसर मॉडल या इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल स्टोफर के द्वारा दिया गया। तो ये चार प्रश्न आपके और तैयार हो गए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो आपका जो सही उत्तर वो आपका है रेडजल। रेडजल ने लेवेंसराम की संकल्पना दी थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भूदृश्य आकारकी की संकल्पना प्रस्तुत की? वो आपके कार्ल सावर। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें एक तरफ अर्थशास्त्री दिए हुए हैं तथा दूसरी तरफ आपके जो है उनके सिद्धांत दिए हुए हैं। तो W.A. जेवेंस जो उन्होंने सूर्य के धब्बों का सिद्धांत दिया था, हॉयक महोदय ने जो दिया था वो आपका अतिनिवेश का सिद्धांत दिया, जे.आर. हिक्स महोदय ने जो दिया था वो गुणत्वरक अंतरक्रिया सिद्धांत दिया था, और हार्ट्रे महोदय ने मौद्रिक सिद्धांत दिया था। आप इसको आसानी से मिला दीजिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ विद्वान दिए तथा दूसरी तरफ उनके द्वारा दी गई विचारधाराएं या संकल्पनाएं दी हैं। तो कार्ल सावर जो है वो किससे संबंधित थे? भूदृश्यावली से या लैंडस्केप से संबंधित थे। अल्फ्रेड हेटनर जो संबंधित थे वो क्षेत्रीय विज्ञान से संबंधित थे। पीटर हैगेट महोदय जो संबंधित थे वो आपके अवस्थितिक विश्लेषण से संबंधित थे, और विलियम मॉरिस डेविस आपके अपर्दन चक्र से संबंधित थे। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि
विश्व सामरिक परिदृश्य से संबंधित उपांत क्षेत्र संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, मतलब ड्रीमलैंड थ्योरी। तो आपका जो सही उत्तर हो आपका है स्पाइकमैन, इन्होंने ही एक किताब लिखी थी, ज्योग्राफी ऑफ पीस लिखा था। अगला जो प्रश्न है कि सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, वो किया था आपका ब्लास महोदय ने। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह अलग है। ऑप्शन दिए हुए बर्गेस का संकेंद्रीय वलय सिद्धांत, तो ये आपका सही है। हायट का प्रखंडीय सिद्धांत, ये भी सही है। तीसरा हैरी सुलमान का बहुकेंद्रीय सिद्धांत, ये भी सही है। क्रिस्टॉलर का कोटि आकार का नियम, तो कोटि आकार का नियम क्रिस्टॉलर का नहीं था, जबकि कोटि आकार का नियम आपका जेके जिफ का था। क्रिस्टॉलर ने जो है क्या दिया था, केंद्रीय स्थल सिद्धांत दिया था। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिए हैं केंद्रीय संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत, खंडीय सिद्धांत, केंद्र स्थल सिद्धांत या बहुकेंद्रीय सिद्धांत। तो आपका केंद्र स्थल सिद्धांत नहीं संबंधित है। अगला है कि ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपका सही उत्तर है मैकेंडर। आपको मालूम है 1904 में उन्होंने ये अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था, और उसके बाद हृदय स्थल सिद्धांत के बारे में जो है उन्होंने बताया 1919 में। और किसको हृदय स्थल बताया, उन्होंने बताया था एशियाई यूरेशियाई क्षेत्रों को। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं, क्या पूछा गया है कि हृदय स्थल संकल्पना प्रतिपादित किया था, वो आपका मैकेंडर महोदय था। उन्होंने अपनी जो किताब लिखी थी डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज, जो कि 1919 में प्रकाशित हुई थी, उसी में उन्होंने कहा था कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल का अधिकारी होता है, और जो हृदय स्थल पर शासन करता है वो विश्वद्वीप का अधिकारी होता है, और जो विश्वद्वीप पर शासन करता है वह पूरी दुनिया पर हावी होता है। और अमेरिकी भूगोलवेत्ता स्पाइडरमैन ने परिधीय स्थल या ड्रीमलैंड की अवधारणा प्रस्तुत की थी। और कार्ल रिटर महोदय जो कि जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे, उन्हें आर्म चेयर जोग्राफर भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है कि ज्योग्राफिकल ट्रीटीज की संकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन दिए हैं पॉलिबियस, स्ट्रैबो, टॉलमी और पोसिडोनियस। तो आपका जो सही उत्तर है आपका है वो स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने ही ज्योग्राफिया नामक एक किताब लिखी, जो कि नहीं, ज्योग्राफिकल ट्रीटीज नामक किताब लिखी, जो कि 17 खंडों में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि जोन स्ट्रेटा थ्योरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया। तो आपका वो था ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, मानव प्रजातियों के विस्तार संबंधी उन्होंने बताया था कि जिन प्रजातियों का विकास सबसे पहले हुआ वे सभी प्रजातियां प्रवास करके महाद्वीपों के बाहरी कटिबंधों में बसी, और बाद में विकसित हुई प्रजातियां क्रम से महाद्वीपों के अधिकाधिक भीतरी भागों में बसी हुई पाई जाती हैं। ये उनका जो है सिद्धांत था, जिसे जोन स्ट्रेटा थ्योरी या कटिबंध स्तर सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान एवं तथा मानवीय विज्ञान दोनों के रूप में स्थान देने के लिए निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। तो वो आपके थे फ्रेडरिक रेडजल महोदय, जिन्होंने जो मानव समाज का जो क्रमिक विकास हुआ उसे 6 भागों में बांटा। कौन कौन से थे, पहला आखेट और मत्स्य क्रिया, दूसरा है हल संस्कृति या कृषि, तीसरा है शस्य उत्पादन हल बैल द्वारा खेत जोते जाने की प्रक्रिया, चौथा है मिश्रित कृषि जिसमें कृषि के साथ पशुपालन भी हो, पांचवा है पशुपालन स्वतंत्र रूप से, और छठा है बागवानी। अगला प्रश्न है कि वृद्धि ध्रुव की संकल्पना 1949 में किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। तो ये की गई थी पेरॉक्स महोदय द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ब्लास से संबंधित है। तो ब्लास से जो संबंधित है वो आपकी संभववादी संकल्पना है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं कि आपसे पूछा गया है जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनसे जो कथन दिए गए हैं विभिन्न भूगोलवेत्ताओं द्वारा, उनको भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी या परिभाषा किसने दिया था, वो दिया था आपका एच बैरोज ने। एच बैरोज ने मानव पारिस्थितिकी जो दिया टर्म दिया, वो अमेरिकी भूगोलवेत्ता संघ के वार्षिक अधिवेशन में 1922 में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि भूगोल मुख्यतः मनुष्य और उसके सांस्कृतिक पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है कि प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोड है, यह कथन किसका है। तो ये आपका ब्लास का है। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और द्योतक बताया है। तो वो आपके थे हंटिंगटन महोदय। इन्होंने एक किताब प्रमुख लिखी थी, आप जानते होंगे। उन्होंने पल्स ऑफ एशिया लिखा, क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन लिखा, और प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी लिखा। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु, जल तथा पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह कथन किसने दिया। तो ये कथन दिया था आपका दासमैन महोदय ने। अगला प्रश्न है कि यह विद्वान किस भूगोलवेत्ता ने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये आपका कहा था ब्रून्स महोदय ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता था। तो आपका
इमैनुअल कांट महोदय थे। अगला प्रश्न है कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विश्लेषक विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था? तो भूगोल पृथ्वी का क्षेत्र विश्लेषक जो विज्ञान है वो कहा था आपका अल्फ्रेड हेटनर महोदय ने। अगला प्रश्न है कि भूगोल क्षेत्रवर्णीय विज्ञान है, यह कथन किस विद्वान ने दिया था? तो ये भी आपका हेटनर ही हो गया। अगला जो प्रश्न आपको पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्रवर्णीय विवरणीय विज्ञान है। तो हेटनर पे इस तरह के प्रश्न काफी पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्वक स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत विवरण एवं विवेचन करता है। भूगोल की उक्त परिभाषा किसने दी थी? ये आपकी रिचर्ड हार्टसोन ने दी थी। अगला प्रश्न है कि भूगोल पृथ्वी तल की विभिन्नताओं का स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या करता है। ये भी परिभाषा आपकी सेम परिभाषा है जो कि हार्टसोन ने दी थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया कि राज्य थल से संलग्न एक जीवन है? तो वो आपका रेडजल महोदय ने किया था, जो कि राज्य के जैविक सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया था। और इसकी जो है उसमें उन्होंने राज्य की तुलना जीव से करते हुए राज्य एवं समाज की जीववादी सिद्धांत को अपनी पुस्तक राजनीतिक भूगोल में प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है कि उस प्रथम भूगोलवेत्ता का नाम बताइए जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा। तो आपका जो सही उत्तर वो आपका है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है और नील नदी का जो डेल्टा है उसकी भी सबसे पहले खोज इन्होंने ही की थी। अगला प्रश्न है कि प्रादेशिक भूगोल क्षेत्रों का उनकी विशिष्टताओं को स्पष्ट करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन होता है। यह क्षेत्रीय विभिन्नताओं का विश्लेषण करता है जिसमें किसी विशेष स्थान की विशिष्ट दशा को स्पष्ट किया जाता है। प्रादेशिक भूगोल के उपयुक्त परिभाषा को निम्नलिखित में से किसने दिया था? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, पैटरसन ने, कार्ल रिटर ने, गुएल्क ने या मीड ने। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कार्ल रिटर। अगला प्रश्न है कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर भौतिक एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन करना है। ज्योग्राफी एम्स टू स्टडी द फिजिकल एंड ह्यूमन रिलेशंस ऑन द अर्थ। तो ये आपका कहा था ब्लास महोदय ने। अगला प्रश्न है कि मनुष्य पृथ्वी की उपज है। ये आपका एलन चर्चिल सैम्पल ने कहा था। इनकी एक प्रसिद्ध किताब थी इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, वो आपसे कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा कि मानव पृथ्वी की उपज है? तो आपका सैम्पल महोदय हो गया। अगला प्रश्न है कि कहीं कोई अनिवार्यता नहीं, सर्वत्र संभावनाएं हैं। ये आपका कहा था फेब्रे महोदय ने। अगला प्रश्न है कि भूतल पर समान प्रकार की जलवायु में सभी जगह समान प्रकार की वनस्पतियां होती, यह कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? ऑप्शन दिया है क्रियाशीलता का सिद्धांत या एक्टिविटी थ्योरी। दूसरा है आपका पार्थिव एकता का सिद्धांत या टेरेस्ट्रियल यूनिटी का। तीसरा है वातावरण समायोजन का एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट का सिद्धांत। चौथा है पारस्परिक निर्भरता का इंटरडिपेंडेंस का सिद्धांत। तो वातावरण समायोजन का सिद्धांत जो है इसकी पुष्टि करता है। अगला प्रश्न है कि भूगोल को भूदृश्य आकारिकी का कालक्रम विज्ञान बताने वाले भूगोलवेत्ता कौन थे? तो आपके थे कार्ल सावर। अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल कौन, कहाँ, क्या पाता है और कैसे का अध्ययन करता है? यह कथन किसने दिया था? यह कथन दिया था आपका डीएम स्मिथ महोदय ने। 1980 के दशक में उन्होंने कल्याणकारी उपागम की जो है बात की थी और उन्होंने ही भौगोलिक अध्ययन पर बहुत से लेख लिखे और उनका मूल जो बिंदु था वो था कि कौन पाता है, क्या, कहाँ और कैसे। अगला प्रश्न जो है हम लोग देख लेते हैं, अब किताबें जो लिखी गई हैं भूगोल में उन पे देख लेते हैं कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 5 खंडों में प्रकाशित कॉस्मोस किसकी सर्वाधिक प्रसिद्धि कृति है? तो आपको मालूम है हमबोल्ट महोदय की। अगला प्रश्न है कि आप बताइए, उसको जानने के पहले आपको बताते चले कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर को संयुक्त रूप से आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है तथा हम्बोल्ट को वनस्पति भूगोल और मौसम विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। कॉस्मोस नामक पुस्तक किसने लिखी? वो आपकी हम्बोल्ट हो गई। कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना किसने की? वो आपकी हम्बोल्ट हो गई। कॉस्मोग्राफी को ही 2 भागों में बांटा था हम्बोल्ट ने, यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी। और उन्होंने बताया था कि खगोलीय पिंडों का अध्ययन यूरेनोग्राफी और स्थलीय भागों का अध्ययन ज्योग्राफी में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एंथ्रोपोज्योग्राफी की रचना किस विद्वान ने की थी? तो वो आपकी जो है रेडजल महोदय ने की थी। अगला प्रश्न है कि एंथ्रोपोज्योग्राफी के साथ रेडजल की प्रमुख योगदान कौन सा था? तो उनका जो प्रमुख योगदान था राजनीतिक भूगोल में था। अगला प्रश्न है कि ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स किसने लिखा था? तो वो आपका लिखा था ए ई स्मेल्स महोदय ने। यहाँ पे आपका गलत दिया हुआ है।
अगला जो प्रश्न है कि नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई? तो नया संसार आपका ईसा बोमेन द्वारा लिखा गया। और इनके द्वारा और जो लिखी गई किताब है वो है पायनियर फ्रिंज। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दिए हैं। ब्लास जर्मन भूगोलवेत्ता थे, तो ये गलत है ये, क्योंकि ये फ्रांस के, वो जर्मनी की जगह पे फ्रांस के थे। दूसरा है थारू जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, ये भी गलत है। थारू जनजाति भारत के जो तराई मैदान उनमें पाई जाती है। अगला है कि ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी टेलर ने लिखी, तो ये आपका कथन सही है। अगला है कि बुशमैन सहारा के मरुस्थल में पाए जाते हैं, तो ये भी आपका गलत है। तो बुशमैन आपके सहारा के मरुस्थल में न पाए जाने की वजह मतलब कहाँ पाए जाते हैं? कालाहारी के मरुस्थल में पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं क्या है कि भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक ग्रंथ कौन लिखा? तो मतलब कि आपका है इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, आपसे पूछा गया है। एलन चेचल सैम्पल आपका सही हो गया, जो कि आपकी रेडजिल की शिष्या थी और घोर नियतिवादी भूगोलवेत्ता थी। अगला है कि वोल्कर कुंडे नामक पुस्तक किसने लिखा? तो वो भी आपकी जो है फ्रेडरिक रेडजिल महोदय ने लिखा था। अर्ध कुंडे किसने लिखा? वो आपके रिटर महोदय ने लिखा था। एक तरफ पुस्तकों के नाम दिए तथा दूसरी तरफ उनके लेखक के नाम दिए, इनको आपको मिलाना है। तो कॉस्मॉस किसने लिखा था? वो आपका अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने लिखा था। द नेचर ऑफ ज्योग्राफी किसने लिखा था? रिचर्ड हार्टसॉन ने लिखा था। द ज्योग्राफिकल साइकिल या ज्योग्राफिक साइकिल जो है डब्ल्यू.एम. डेविस ने। और एंथ्रोपोज्योग्राफी जो लिखा था वो रेडजिल महोदय ने लिखा था। अगला जो प्रश्न है कि मानव भूगोल का सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी थी एडवर्ड हंटिंगटन महोदय ने। अगला जो प्रश्न है कि ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी किसने लिखी थी? तो वो आपके लिखी थी विल्बर जेलेंस्की महोदय ने। अगला जो प्रश्न है कि ज्योग्राफी या जर्नलिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो आपकी वारेनियस ने लिखी थी। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो आपकी ये हुई थी ब्रिटेन में, जिसकी स्थापना 1830 में हुई थी। बाद में पहले इसका नाम था लंदन ज्योग्राफिकल सोसाइटी, बाद में इसका रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि एक्सप्लेनेशंस इन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो आपके लिखी थी डेविड हार्वे महोदय ने। अगला प्रश्न है कि ज्योग्राफी यूनिवर्सल नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन दिए हैं ब्लैंचर्ड, ब्रून्स, ब्लास, डिमांजिया। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ब्लास महोदय ने। अब आपने देख लिया कि इतने प्रश्न आपने सॉल्व किए, तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी या विश्व ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट है जो हमने सॉल्व किया है। इसके पहले के पार्ट में हमने लगभग 110 प्रश्न सॉल्व किए थे और इसमें भी लगभग 100 से अधिक प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो शेष बचे हुए भाग हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसी सीरीज को कंटिन्यूटी को हम लोग बनाए रखते हैं और उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत सहायता प्रदान करेंगे। हो सकता है कि 4 प्रश्नों को मिलाकर एक प्रश्न बना दिया जाए या 4 प्रश्नों को तोड़ के एक प्रश्न बना दिया जाए, तो प्रश्न इसी में से कुछ घुमा फिरा के आपसे बनने वाले हैं। इसके अलावा जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी उससे आपके थोड़ा क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन बन सकते हैं और थॉट से आपके कुछ नए जो है स्टेटमेंट्स या नई किताबें पूछी जा सकती हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आप लोग इन वीडियोस को प्रॉपर्ली देखिए और अपने दोस्तों, अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को ज़रूर बताइए, क्योंकि ये सभी वीडियो जो मेहनत से बनाए जा रहे हैं उनके लिए उपयोगी साबित हो सके और वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो सके। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मकसद था कि ग्रामीण क्षेत्र के परिदृश्य के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है और प्रॉपर्ली वो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके लिए ये सब प्रश्न डाले जा रहे हैं। जो शहरी परिदृश्य के बच्चे हैं उनके पास लगभग में मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, सब कुछ रहता है। तो प्रयास है कि उन लोगों को मदद की जाए और वो लोग भी सफलता प्राप्त करके मेन स्ट्रीम में अपने समाज का कल्याण कर सकें और राष्ट्र का निर्माण कर सकें। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा और वेट करिए इसके अगले पार्ट के बारे में, मतलब विश्व भूगोल के अगले पार्ट के बारे में। धन्यवाद।